अब चलो मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के क्वेश्चन लेते हैं। पहले एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको देखना, है ना? तो चलो इस बार हमको दे रखा है कि हाइड्रोजन एटम है जिसमें न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है ना। और हमको दे रखा है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है। चलो इसकी सेंटर से डिस्टेंस मतलब ऑर्बिट की रेडियस तो r मान लेते हैं और ये v की कांस्टेंट स्पीड से इसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। बस पूछा है कि इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण सेंटर पर या न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। इजीली कर सकते हैं ना। ये तो हमको अच्छे पता है कि ये जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एक मूविंग पॉइंट चार्ज के जैसा काम करेगा। इलेक्ट्रॉन तो एक पॉइंट चार्ज ही होगा ना, बोल सकते हैं कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो एक मूविंग पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करेगा। और हमको अच्छे पता है कि किसी मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा की जगह क्यूवी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू रख देता हूँ। इस मूविंग इलेक्ट्रॉन या मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण इस न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, वी उसकी वेलोसिटी, साइन थीटा, तो इसमें थीटा होता है वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल। तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी टेंजेंशियल, उसके बाद मिलाने वाली लाइन रेडियल, तो हर बार वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल 90 होगा। तो साइन थीटा तो साइन 90 मतलब 1 अपन आर, इस इलेक्ट्रॉन की सेंटर से डिस्टेंस मतलब ऑर्बिट की रेडियस आर का स्क्वायर। तो हमको वी और आर देखना है। तो वैसे तो ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन कई लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर एनवे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस या ऑर्बिट की रेडियस तो 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाय जेड, और इसकी जो स्पीड होती है वो 2.19 into 10 power 6 Z by n। अब बताओ हाइड्रोजन एटम है, इससे Z1 पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो n भी 1, तो इसकी ऑर्बिट की रेडियस तो सिंपली 0.529 एंगस्ट्रॉम और इसके रिवॉल्व करने की स्पीड 2.19 into 10 power 6 मीटर पर सेकेंड ये हो गई। बस वैल्यू रख सकते हो ना। तो इस पहले ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के कारण न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की इकट्ठी वैल्यू 10 टू पावर -7 ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1.6 इंटू 10 पावर -19 वी, इलेक्ट्रॉन के मूव करने की स्पीड 2.19 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड ओपन आर, इस इलेक्ट्रॉन की सेंटर से डिस्टेंस या ऑर्बिट की रेडियस तो 0.529 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू पावर -10 का स्क्वायर। तो इससे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में निकल जाएगा। अब देखो अभी तो इस इलेक्ट्रॉन को हमने मूविंग पॉइंट चार्ज के टाइप से ट्रीट किया था और यही बेस्ट तरीका है। कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट इस मूविंग इलेक्ट्रॉन को मूविंग पॉइंट चार्ज के टाइप से ही ट्रीट करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, बेस्ट है। लेकिन इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकते हो। तो तुम बताओ इस बार इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। स्पीड बताओ 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में है ना। तो बोल सकते हैं कि इस बार इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पीड में रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से रिवॉल्व करे तो फिर वो एक पार्टिकल के टाइप से नहीं, फिर ये करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेगा। कहने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आगे की ओर रिवॉल्व कर रहा है तो इक्विवेलेंट करंट पीछे की ओर होगी ना। मतलब हम कह सकते हैं, गलत बना दी, है ना? तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भले ही एक पार्टिकल है लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है और बहुत ज़्यादा स्पीड से रिवॉल्व करेगा तो अब ये पार्टिकल के टाइप से नहीं बल्कि एक करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेगा। तो बताओ क्योंकि करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेगा इसलिए अ, इस लूप के कारण, इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए लूप वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बोल सकते हैं ना, हाई स्पीड से रिवॉल्व करता इलेक्ट्रॉन एक लूप के टाइप से काम करेगा। तो लूप के सिमिलर
इसके कारण भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई ओपन 2r, बस आई की जगह आई इक्विवेलेंट। और अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा हो तो आई इक्विवेलेंट का बेस्ट फॉर्मूला q/t। तो q तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज e और t इसके रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड। तो एक चक्कर में डिस्टेंस टाइल 2 पाई r ओपन स्पीड v, तो t रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड 2 पाई r बाय v। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई इक्विवेलेंट कितना हो गया, ev ओपन नीचे 2 पाई r इतना आ गया। बस वैल्यू रख दोगे ना आई इक्विवेलेंट की जगह ev ओपन 2 पाई r रख दोगे, तो रिवॉल्व करे इलेक्ट्रॉन के कारण इस बार भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आएगा, म्यू नॉट ओपन 4 पाई ev ओपन r स्क्वायर। ये तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन को अगर पॉइंट चार्ज के डाई से ट्रीट करें तब भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन वही आएगा। और इसको एक करंट कैरिंग लूप के टाइप से इमेजिन करो, तब भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आएगा। किसी भी टाइप से कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए, तब तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम मूविंग पॉइंट चार्ट के टाइप से ट्रीट करेंगे। लेकिन एक बार जेईई के एग्ज़ाम में बोल रखा था, इस घूमते चार्ज को एक करंट कैरिंग लूप के टाइप से ट्रीट करना है, तो फिर इसको करंट कैरिंग लूप के टाइप से ट्रीट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लूप के सिमिलर म्यू नॉट आई इक्विवेलेंट ओपन 2r, आंसर उससे भी वही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसकी भावना के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, पिछली क्लास में सबसे लास्ट में हमने किसी गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था, उसी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने यहाँ लिख दी है, तुम वीडियो पॉज़ करके नोट कर लेना। मैं क्वेश्चन को जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि प्लस q का कोई छोटा-सा बिंदु आवेश है ये, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में v की नियत चाल से इसे परिक्रमण कर रहा है। अब हमको दे रखा है उसी के तल में और केंद्र से 2r दूरी पर, मतलब इसकी परिधि से r दूरी पर इधर कोई डिटेक्टर या कोई संसूचक है जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रेक्षित कर रहा है। वो 2 पार्ट पूछे हैं। तो पहले पार्ट में तो हमको पूछा है कि डिटेक्टर वाले बिंदु पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र कब होगा और कितना होगा वो देखना है। और सेकंड पार्ट में हमको पूछा है कि डिटेक्टर वाले बिंदु पर 0 चुंबकीय क्षेत्र कब-कब होगा और डिटेक्टर वाले बिंदु पर 0 चुंबकीय क्षेत्र होने के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होगा वो देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि डिटेक्टर वाले बिंदु पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र कब होगा, कितना होगा वो पूछा है। तो तुम आराम से बताओ कि एक गतिशील छोटा-सा बिंदु आवेश है और क्लास में क्लियरली बताया था कि किसी गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायो-सावर्ट नियम से निकालते हैं ना। तो क्लास में बताया था कि किसी गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट ओपन 4 पाई आई डीएल sin थीटा की जगह QV sin थीटा ओपन r स्क्वायर। तो बताओ म्यू नॉट 4 पाई QV, ये सब तो कांस्टेंट है ना। बस ये बिंदु आवेश गति करेगा तो दूरी और sin थीटा ही चेंज होगा। बस कोई कॉमन सेंस बोल सकता है कि डिटेक्टर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होने के लिए अंश तो अधिकतम होना चाहिए, मतलब sin थीटा अधिकतम होना चाहिए और हर न्यूनतम होना चाहिए, मतलब दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। तो कॉमन सेंस बोल सकते हैं कि डिटेक्टर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होने के लिए अंश तो अधिकतम, मतलब sin थीटा अधिकतम और हर न्यूनतम होना चाहिए, तो दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। और वो कब होगा? जब आवेश इस निकटतम स्थिति पर हो। है ना? तो तुम देख सकते हो, कि ये आवेश घूमता-घूमता जब निकटतम स्थिति पर आएगा, है ना? ये आवेश घूमता हुआ जब इस निकटतम स्थिति पर होगा, तब इस आवेश के डिटेक्टर वाले बिंदु से दूरी न्यूनतम होगी, मतलब हर न्यूनतम होगा और उस समय उसका जो वेग है वो मिलाने वाली लाइन के लंबवत होगा, मतलब उस केस में थीटा 90 होगा। थीटा 90 होगा तो sin थीटा अधिकतम, मतलब अंश अधिकतम, है ना? तो पक्का बोल सकते हैं कि जब भी आवेश इस निकटतम स्थिति पर होगा,
तब थीटा 90 मतलब साइन थीटा अधिकतम, मतलब अंश अधिकतम होगा और दूरी मतलब हर न्यूनतम होगा। तो इस समय डिटेक्टर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा। और हम बोल सकते हैं कि अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, है ना? जब भी डिटेक्टर यहाँ होगा, सॉरी, जब भी आवेश निकटतम स्थिति पर होगा तो डिटेक्टर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा और कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यूवी साइन थीटा। तो इस समय इसका वेग मिलाने वाली लाइन के लंबवत है। तो इस समय वेग का मिलाने वाली लाइन के साथ कोण 90, तो साइन 90 1 हो गया। और दूरी, तो इस समय आवेश के डिटेक्टर वाले बिंदु से दूरी न्यूनतम होगी r। बस, जब भी डिटेक्टर निकटतम बिंदु पर होगा तो, सॉरी, आवेश निकटतम दूरी पर होगा तब यहाँ डिटेक्टर पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम और कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यूवी अपॉन r स्क्वायर। तो ये तो अपने आ गया। चलो सेकेंड पार्ट देखना है। तो सेकेंड पार्ट में पूछा है कि डिटेक्टर वाले बिंदु पर जीरो चुंबकीय क्षेत्र कब कब होगा वो देखना है, ठीक है ना? तो मैं वापस लिख रहा हूँ कि ये गतिशील बिंदु आवेश है और गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यूवी साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो हम साफ-साफ बोल सकते हैं कि गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र 0 तब होगा जब साइन थीटा 0 हो। बाकी तो कोई 0 हो ही नहीं सकता ना। तो कन्फर्म बोल सकते हैं कि गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र 0 तब होगा जब sin थीटा 0, और sin थीटा 0 तब होगा जब थीटा 0, थीटा 0 मतलब जब इसका वेग, है ना? थीटा 0 मतलब जब इस आवेश का वेग मिलाने वाली लाइन के अनुदिश हो, तब थीटा 0 sin थीटा 0, तो डिटेक्ट वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी 0 होगा। बस अब हमको मेनली ये देखना है कि आवेश की किन स्थितियों पर थीटा 0 होगा, मतलब किन स्थितियों पर इस बिंदु आवेश का वेग मिलाने वाली लाइन के अनुदिश होगा वो देखना है। तो देखो, उसके लिए सिंपल तरीका होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस डिटेक्टर वाली स्थिति से इस वृत्त पर लंब डालते हैं। सॉरी, क्या बोल गया ना? सिंपल तरीका के इसके लिए क्या करते हैं, डिटेक्टर वाले बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा डालते हैं, है ना? 2 स्पर्शरेखा बनेगी ना। तो डिटेक्टर वाले बिंदु से एक स्पर्शरेखा ऐसी बनेगी और डिटेक्टर वाले बिंदु से वृत्त पर दूसरी स्पर्शरेखा ऐसी बनेगी। तो उसके लिए वही करते हैं कि डिटेक्टर वाले बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा डालते हैं। और तुम खुद बताओ कि जब भी आवेश इन स्पर्श की स्थितियों पर होगा, है ना? सोच के बताओ तुम। सोच के बताओ कि जब भी आवेश इन दोनों स्पर्श की स्थितियों पर होगा, तो इन दोनों स्थितियों पर इस आवेश का जो वेग है वो मिलाने वाली लाइन के अनुदिश होगा, ठीक है ना? तो डिटेक्ट वाले बिंदु पर वृत्त पर स्पर्शरेखा डालते हैं। तो जब भी आवेश इन स्पर्श की बिंदुओं पर होगा, तब इस आवेश का वेग मिलाने वाली लाइन के अनुदिश होगा। तो तब वेग का मिलाने वाली लाइन के साथ कोण थीटा 0, तो तब थीटा 0, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी 0 होगा। और ऐसे बताओ कि घूमता हुआ जब आवेश इस स्पर्श की स्थिति पर आएगा, है ना? घूमता हुआ जब आवेश इस स्पर्श की स्थिति पर आएगा, तब इसका वेग मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल अपोजिट होगा। तो वेग का मिलाने वाली लाइन के साथ कोण थीटा 180 होगा। तो तब भी sin थीटा 0 होगा, तो तब भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। तो पक्का बोल सकते हैं ना? पक्का बोल सकते हैं कि डिटेक्टर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 कब होगा? जब आवेश इन दोनों स्पर्श की स्थितियों पर होगा। इस स्पर्श की स्थिति पर होगा तब भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0, और आवेश इस स्पर्श की स्थिति पर होगा तब भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0। बताओ, डिटेक्टर वाली स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र 0 कब होगा? जब आवेश इन दोनों स्पर्श की स्थितियों पर होगा। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि डिटेक्टर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होने के बीच समय अंतराल पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली आवेश को यहाँ से इस स्पर्श की स्थिति तक जाने के बीच समय कितना लगेगा वो पूछा है। सही कहा ना? तो डिटेक्टर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होने के बीच समय अंतराल पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली आवेश को यहाँ से यहाँ तक जाने के बीच समय अंतराल कितना लगेगा वो देखना है। बस आराम से बताओ कि इस बिंदु आवेश को इस स्पर्श की स्थिति से उस स्पर्श की स्थिति तक जाने में समय कितना लगेगा? सिंपली दूरी बटे चाल। तो उसके लिए
बिंदु आवेश को यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी वो निकालना है। तो उसके लिए पहले ये वाला कोण कितना होगा वो देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि केंद्र को इससे मिला देते हैं। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि त्रिज्यीय लाइन और स्पर्शरेखीय लाइन परस्पर लंबवत होंगी। और बताओ इस वृत्त की त्रिज्या r है तो ये दूरी r होगी। बस ये वाला कोण निकाल सकते हो ना? तो आराम से बताओ कि ये वाला समकोण त्रिभुज तुमको दिख रहा है ना? इस समकोण त्रिभुज में कोण अल्फा है। आधार का काम कौन कर रहा है? r। और कर्ण कितना है? r और r 2r। बताओ ये कोण अल्फा हो, है ना? ये वाला कोण अल्फा हो तो बताओ cos अल्फा इक्वल टू कितना होगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार तो r अपन कर्ण 2r। तो cos अल्फा 1/2 और cos अल्फा 1/2 तो अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। और बताओ जैसे ये कोण 60 डिग्री है वैसे सिमेट्रिकली ये कोण भी 60 डिग्री होगा। तो आराम से बताओ, है ना? आराम से बताओ कि ये कोण भी 60, ये कोण भी 60। तो यहाँ से यहाँ तक कुल कोण कितना हो गया? 120 डिग्री, जिसको रेडियन में 2π/3 लिख सकते हैं। बस आवेश को इस स्पर्श की स्थिति से उस स्पर्श की स्थिति तक जाने के बीच समय अंतराल कितना लगेगा वो देखना है। तो आराम से बताओ कि आवेश बिल्कुल v की नियत चाल से गति कर रहा है। तो आवेश को इस स्पर्श की स्थिति से उस स्पर्श की स्थिति तक जाने में समय कितना लगेगा? सिंपली दूरी बटे चाल। तो बताओ आवेश यहाँ से यहाँ तक दूरी कित है ना? आवेश की यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी कितनी होगी? चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। तो कोण 120 डिग्री है, लेकिन रेडियन में 2π/3 इंटू त्रिज्या r। अपन इसकी नियत चाल कितनी है v। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2πr/3v। तो बस आवेश को यहाँ से यहाँ तक जाने के बीच समय अंतराल इतना होगा। तो डिटेक्ट वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होने के बीच भी समय अंतराल इतना ही होगा। कई डेढ़ बुद्धि लोग बोलते हैं कि आवेश को इधर से इधर तक जाने के लिए ये समय अंतराल भी तो यूज कर सकते हैं। तो ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा समय अंतराल होगा। हमको चुंबकीय क्षेत्र 0 होने के बीच न्यूनतम समय अंतराल देखना है, तो उसके लिए फिर ये वाला ही समय लेंगे। तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को तुम कर सकते हो।